नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ रानी सोनाली और आज जिस खूबसूरत जगह के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह भारत ही नहीं विश्व की कुछ चुनिंदा बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है और मैं वहाँ पे 1-1.5 साल में 3 बार जा चुकी हूँ। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में जोशीमठ के निकट स्थित है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, जो कि है नंदा देवी नेशनल पार्क का भाग। लगभग 600 से भी अधिक फूलों की प्रजातियां यहाँ पे देखी जा सकती है। फ्रैंक स्मिथ की जो बुक थी वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके माध्यम से दुनिया ने इस खूबसूरत घाटी के बारे में जाना। वैसे तो मैं इस खूबसूरत घाटी के बारे में फुल डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी सूचनाएं मैं आपको बताती चलती हूँ कि सबसे पहले आपको कब जाना चाहिए। तो पिछले साल मैंने ये यात्रा की थी 20 अगस्त के आसपास, तब फूल थोड़े कम हो गए थे। तो इस बार मैंने प्लानिंग की कि मैं वहाँ पे 7-8 अगस्त के आसपास पहुँच जाऊँ और मैं 8 अगस्त को वहाँ पे पहुँच गई थी। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छी मात्रा में मुझे वहाँ फूल देखने को मिले, बहुत ही खूबसूरत फूल थे। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप अगस्त के फर्स्ट वीक में ही जाइए, तभी आपको फूलों की बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें ब्लू पॉपी और भी कई प्रकार के फ्लावर्स हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना जो भी शहर है वहाँ से आप दिल्ली पहुँच जाइए। दिल्ली से आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुँच जाइए, और ऋषिकेश से आपको जो है जोशीमठ या गोविंद घाट के लिए काफ़ी साधन, शेयरिंग जीप भी मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी, बसेस वगैरह भी वहाँ पे चलती है। तो उसके माध्यम से आप गोविंद घाट तक पहुँच सकते हैं। किराया लगभग 1000 रुपये आपको पड़ेगा, और वहाँ से आप स्टे कर सकते हैं गोविंद घाट में। गोविंद घाट से अगले दिन आप सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करें और गोविंद घाट से 50 रुपये शेयरिंग जीप के देके आप वहाँ से पुलना तक पहुँच सकते हैं। और पुलना से फिर आप घांगरिया के लिए पैदल ट्रैक आप करेंगे, लगभग 9 किलोमीटर है। अब ये थोड़ी सी बढ़ गई है डिस्टेंस, क्योंकि जो पुलना गांव है वहाँ पे सड़क टूट गई है, तो 1-1.5 किलोमीटर का थोड़ा डिफरेंस आ गया। गाड़ी पहले ही आपको उतार देती है, तो आपको आगे वैसे ही जाना पड़ेगा पैदल ही चल के। तो आपको जो है 9 की बजाय अब 10-10.5 किलोमीटर की ये यात्रा करनी पड़ेगी पुलना से लेके घांगरिया तक। कोशिश कीजिए कि अपना अतिरिक्त सामान आप गोविंद घाट में ही जमा करवा के जाए, वहीं रख के जाए, क्योंकि ज़्यादा सामान और वज़न लेके आप पैदल ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। और फिर भी आपको लगता है तो आप वहाँ से जो है बास्केट ले सकते हैं अपना सामान रखने के लिए। बास्केट वाला आपको देखते ही 1500 रुपये कम से कम मांगेगा, लेकिन उसको उतना देना नहीं है, आपको बार्गेनिंग करनी है, और वो 1000 के अंदर आपके सामान ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। 800-900 रुपये काफ़ी है, 700 में हम लेके गए थे। डे 3 पर आप घांगरिया में रुकिए, आराम से स्टे कीजिए। काफ़ी सारे वहाँ पे ऑप्शन है, गुरुद्वारा साहिब भी है और होटल्स वगैरह भी काफ़ी है वहाँ पे, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ के आप तैयार हो जाइए, और 7 बजे से लेके ये ओपन हो जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स जो है। सात बजे आप वहाँ पे पहुँच जाइए और अपना टिकट आप ले लीजिए। इंडियन के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पे टिकट है, और फॉरेनर्स के लिए है 600 रुपये। और ये जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है चेक करके जानी पड़ेगी कि आईडी वगैरह आपको अपने पास रखनी है। प्लास्टिक का कोई सामान अगर लेके जा रहे हैं तो उसको वापस आपको लेके आना है, वैली को गंदा नहीं करना है, वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का सामान आपको डालना नहीं है। आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यहाँ पे कौन सी जो है आपकी सिम, कौन सा नेटवर्क आपका काम करेगा। तो आप जियो की सिम यहाँ पे लेके जा सकते हैं। जियो के नेटवर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो है घांगरिया में तो आपका एयरटेल का भी नेटवर्क आता है, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स में जियो का नेटवर्क ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप जियो की सिम अपने साथ में लेके जाइए। ये भी एक सुविधा हो गई है, क्योंकि जब हम 2022 में गए थे तब भी नेटवर्क था, लेकिन 2022 में जब हम जून में वहाँ गए थे तो नेटवर्क नहीं था, अगस्त में नेटवर्क आ गया था। वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए आप अपने साथ रेनकोट या फिर छाता ज़रूर कैरी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं रहता है, कभी भी बारिश होने लग जाती है, कभी भी धूप हो जाती है।
तो अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें साथ रखिए। दूसरा ये है कि आप अपने खाने पीने का सामान साथ लेके जाइए। पानी की बोतल भी अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि पानी स्टार्टिंग के 1.5 या 2 किलोमीटर तक आपको पीने का पानी मिलेगा नहीं। आगे तो वाटरफॉल्स वगैरह है, तो आप अपनी खाली बोतल को भर सकते हैं। खाने का सामान आप ज़रूर लेके जाइए। कई लोग वहाँ पे ये सोच के चले जाते हैं कि जैसे हेमकुंड साहिब में दुकानें वगैरह है तो वहाँ पे भी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स में आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली, और ट्रैकिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मुझे तो वैली ऑफ फ्लावर्स की जो ट्रैकिंग है, जो 1 किलोमीटर के बाद जो नदी आती है उसके बाद वाली जो ट्रैकिंग है लगभग 2 किलोमीटर की, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि सीधी खड़ी चढ़ाई है और सीढ़ियाँ सी बनी हुई है, तो उनमें वैसे ही बड़ा ज़ोर आता है। यहाँ के ये जो जगह दिख रही है सामने, इसके बाद वाली जो ट्रैकिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो अपने साथ, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो अपने साथ डंडा वगैरह कैरी कर लीजिए। हमें तो आदत हो गई, तो हम तो बिना डंडे के ही अब ट्रैकिंग करते हैं यहाँ पे। अगर आप पैदल नहीं चल पाते हैं तो आपके लिए वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के और भी साधन हैं, जैसे कि आप बास्केट कर सकते हैं वहाँ से किराए पे, या फिर आप जो होती है कंडी डोली जो भी बोलते हैं उसको, पालकी जैसी होती है, 4 लोग उठाते हैं, उससे आप जा सकते हैं। घोड़े या खच्चर वैली ऑफ फ्लावर्स में अलाउड नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में जो वैली ऑफ फ्लावर्स का मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। इस साल उत्तराखंड जाना काफ़ी रिस्की लग रहा था, सभी लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं जाना है। और जैसा कि हम सब न्यूज़पेपर और टीवी पे देख ही रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आया उसने कितनी बर्बादी कर दी, और उत्तराखंड में भी बार बार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही थी। तो उसके बावजूद मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट गई और इस खूबसूरत जगह पे मैं गई और आपके लिए ये खूबसूरत से नज़ारे कैद किए मैंने अपने कैमरे में। अगस्त में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपको फ्लावर्स देखने हैं तो अगस्त में ही जाना पड़ेगा, जो कि मॉनसून सीज़न होने के कारण लैंडस्लाइड का काफ़ी ख़तरा रहता है। तो आप थोड़ा सा पहले पता कर लीजिए कि रास्ते वगैरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लैंडस्लाइड तो नहीं हो रखा है और कोई रिस्क तो नहीं है, उसके बाद ही आप ये यात्रा कीजिए। कई लोग मैं देखती हूँ कि अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर में वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको कुछ भी यहाँ देखने को मिलता होगा, फ्लावर्स वगैरह सारे मुरझा जाते हैं। तो अगर आपको वैली एक बार विज़िट करना ही है और जाना ही है और सारे फ्लावर्स देखने ही है,
तो एकदम सही टाइम पे विज़िट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने 20 अगस्त के आसपास विज़िट किया तो मैं काफ़ी निराश हुई, क्योंकि फूल काफ़ी कम हो चुके थे यहाँ पे। इसलिए इस बार 8 अगस्त को ही जाना सही समझा मैंने। वैसे जैसा मेरा नेचर है, मैं किसी भी एक जगह को दोबारा विज़िट करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब ऐसी जगह है जहाँ पे मैं 4 बार जा चुकी हूँ, फिर भी मेरा दिल नहीं भरता है। ऐसे मन करता है कि हर बार ही चली जाऊँ, हर साल मैं यहाँ पे जाऊँ। इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी है, अगर आप गए हुए हो तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप जाने के बाद मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बादलों का यूं आना जाना इस जगह की खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा रहा था। वैली का 360 व्यू ले रही हूँ मैं तो। यहाँ पहुँच के हमने नाश्ता किया, पराठे वगैरह हम पैक करवा के लेके गए थे, आराम से बैठ के खाया, प्रकृति का आनंद लिया। 3 घंटे लगभग हम यहाँ आराम से बैठे। मेरा मन तो था कि मैं आगे तक जाऊँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से और थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैंने यहीं से वापस आने का डिसाइड किया कि यहीं से वापस चलते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने ज़रूर आपको पूरी जानकारी दे दी होगी, फिर भी अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।